हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, हमने कोई एनआरओ नहीं किया हुआ, पकड़ा गया। ये क्लिबरी फॉन्ट हमारा नहीं है, पकड़ा गया। ये कतरी खत पकड़ा गया। आपके तो एक से एक झूठ बोला है आपने। अफजल खान साहब आपके वक्त का समी साहब भी हैं, उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अफजल खान साहब, ये इलेक्शन के हवाले से जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं। पिछले दिनों में जब हुआ, अब कमेटीज़ बन रही हैं, आप भी इस्लामाबाद में खबरें आ रही कि जी इलेक्शन के, अब इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया होगा, क्योंकि वो तो कह रहा था हम इतने महीने तक इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं होते। ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है अगर वो तैयारी नहीं करता तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे खुशी की बात यह कि आज हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि एक बहुत मेरे पसंदीदा जो स्टालवर्ड्स हैं वो हैं पैनल पे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि दो जो फोर्सेस होती हैं, एक डिफेंस फोर्सेस होती हैं, एक इलेक्टोरल फोर्सेस होती हैं जी, उनको हर दम तैयार रहना होता है। और अगर वो कहें कि हमें तैयारी नहीं है, तो मैं आर्मी में भी रह चुका हूँ, और उसमें फिर यह है कि जब आप तैयार नहीं होते तो दुश्मन की गोली के बजाय आपका कोर्ट मार्शल हो जाता है और आप अपनी गोली से मर जाते हैं, मरदूद हो जाते हैं। अगर आप दुश्मन की गोली से मरते हैं तो आप शहीद हो जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको ये बता दूं और पूरी जिम्मेदारी से बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन के लिए जो काम होता है वो लोग करते हैं स्टाफ जी। ये जो ऊपर बैठे होते हैं ना, ये सिर्फ करते हैं सौदे। अगर ये बाइस्ड हैं, अगर ये न्यूट्रल हैं, और अगर ये न्यूट्रल होते तो जो 25 लोग अपनी पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों में बैठ गए थे, अपनी पार्टी की जड़ों में बैठ गए थे, तो डिफेक्शन क्लास बहुत क्लियर है। बजाय ये कि कोई इनको दरख्वास्त देता, ये ख़ुद उनको बुलाते कि भाई तुम सिंध हाउस में क्या कर रहे हो, मेरिएट में क्या कर रहे हो, ये पैसे का क्या चक्कर है। चलो कोई भी चक्कर नहीं है, बट यू आर गोइंग अगेंस्ट दी पार्टी विल ऑफ दी पार्टी हो। तुमने पार्टी का इस हद तक कबाड़ा कर दिया कि उसको हुकूमत से निकलवा दिया। अभी भी वो लोग कहते हैं नहीं, बकरी को बकरी साबित करो। उनको उसी दिन डिस्क्वालीफाई और डीनोटिफाई करना चाहिए था, जिस पे 35-40 दिन लगे। और इस 35-40 दिन में पाकिस्तान का कितना इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, कितना उसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अफजल खान साहब, इस पे मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, ये अभी बात की गई कि जी डिक्टेशन बिल्कुल हम नहीं लेंगे, किसी भी तरह से अवाम फैसला करेगा। साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब ने खिताब में ये भी कहा कि कमेटी वो बनाने के लिए और बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तो सर, कोई कमेटी बातचीत की कोई बात आपकी हो रही है सर? देखिए, बात तो ये है, डिक्टेशन देने का या लेने का सवाल नहीं है। सवाल ये है, मुल्क एक मुश्किल में फंसा हुआ है, इसको बाहर कैसे निकालना है। ठीक, हमारी राय में, हमारी दानिश में वाहिद तरीका मुल्क को खबर से निकालने का है शफाफ और नए इंतखाबात। अगर इसके अलावा इनके पास कोई हल है तो बताएं, जो काबिल अमल भी हो, आइन के मुताबिक हो, जमहूरी रिवायात के मुताबिक हो। नहीं है। अब उसके लिए हम इनसे कह रहे हैं कि हम बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। आप हमें एक अंदाजा दे दें, आप एक डेट दे दें कि इन दिनों के अंदर हम असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई हतमी डेट नहीं है, जून के इस हफ्ते में हम असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। और फिर जो 90 डे प्रोसेस है उसको शॉर्टन भी किया जा सकता है। फला तारीख को या सितंबर लेट और अर्ली अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। फिर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर है मोर्टेलिटी, फिर है इलेक्शन कमीशन की लवाजमात। इन पर बैठकर हम गुफ्तो शुनीद करने के लिए तैयार है। पीटीआई ने अपने 3 साहिबान को नामजद कर दिया था, जिसमें मैं हूँ, जिसमें सद उमर साहब हैं और जिसमें खटक साहब हैं। ठीक, हम पीटीआई की नुमाइंदगी और गुफ्तगू करने के लिए तैयार थे। और कल हमने बात भी की। और हमने बात क्या की? हमने बात ये की, जब इन्होंने कहा कि आए बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं, तो हमने बात ये की कि इस मार्च को हम पुरअमन रखना चाहते हैं, हम तशद्दुद नहीं चाहते, तसादुम की सियासत हमारी सियासत नहीं है। चुनाचे आप कंटेनर हटा दें और जो हमारे लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दें, और
हम पुरअमन रहेंगे। सही। इस एक तोकाती एजेंडे पर हमने इनके साथ बात तय की और हम सुप्रीम कोर्ट गए, जो कि हमारा अपनी कानूनी हक था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, इन्होंने उसके बावजूद कंटेनर नहीं उठाए, इन्होंने गिरफ्तारियां जारी रखी। आपने देखा उमर अयूब खान पेटी मिनिस्टर MNA, आपने टेलीविजन पे मनाजिर देखे, उन पे जो तशद्दुद किया गया, जो लाठीचार्ज किया। कल रात मैंने उनको देखा, जिस हालत में वो कंटेनर में आए, मैं देख के परेशान हो गया। एक फेडरल मिनिस्टर, एक मतलब फील्ड मार्शल का पोता, ये इन्होंने उसके साथ जो रवैया अपनाया है, इलामा इकबाल की बहू के घर जाके इन्होंने धावे दिए हैं, ये हैं जमहूरी कदरों वाले लोग। हम बिल्कुल अपना मौके पर कायम है, हर रीजनेबल बात पर हम आएंगे। डिक्टेशन आपने नहीं लेनी। आप तो कौन से झूठ बोलते रहे हैं, आपने कौन सा झूठ आपका नहीं पकड़ा गया। हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, हमने कोई NRO नहीं किया हुआ, पकड़ा गया। ये क्लिबरी फॉन्ट हमारा नहीं है, पकड़ा गया। ये कतरी खत पकड़ा गया। आपके तो एक से एक झूठ बोला है आपने, और कौन से फरेब किया है, और लोग आपको पहचान गए हैं। इसलिए आप पर तो एतमाद का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके बावजूद हम नेशनल इंटरेस्ट पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, ऑन ए 1 पॉइंट एजेंडा, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। सही। अच्छा शाह साहब, 6 दिन का जो वक्त इसी बातचीत के तनाजुर के बाद दिया गया है कि 6 दिन का वक्त है, अनाउंस कर दिया जाए जून के आगाज में। 6 दिन का हमने इसलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक फैसला किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये इनका आईनी हक है। कंटेनराइजेशन नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए अगर हम रुख-ए-अमन पैदा नहीं कर रहे। ठीक, एक और हम समझते हैं कि जो इन्होंने जलगा की, उनको मजीद नोटिस देना चाहिए था, जो घरों को बलांगा, जो लोगों के साथ ज्यादती की। साथ साथ ये जो मुल्क की हमारे जो और जिम्मेदार हजरात हैं, जिनको फिक्र है माशी हमारी मुल्क की मईशत के साथ जो हो रहा है, इकोनॉमी टैंक कर रही है, रुपया आज देखे ना, IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मिफ्ता के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट आपके रुपए पर क्या होगा? आपका डॉलर मजीद महंगा होगा, आपकी इकोनॉमी मजीद प्रेशर में आएगी। ये कोई हल तो नहीं है। तो क्या उन्हें खामोश तमाशाई बनाए रहना चाहिए, या नेशनल इंटरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके अंदर? शाह साहब, वो इसका जिम्मेदार भी आपको ही ठहराते हैं, आपकी हुकूमत को ठहराते हैं, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है। वो कहते हैं हम तो काम करना, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे ले जाए। बात सुने, ड्रामा करना दिन रात हम जानते हैं, शोबाजियां हम जानते हैं। हम कह रहे हैं ये नौबत आइए इस पे हम बहस कर लेते हैं। जब हम गए और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या थे, पॉलिसी कितने थे, डॉलर रुपी पैरिटी क्या थी, रेमिटेंस की क्या सूरत हाल थी, एक्सपोर्ट्स क्या थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की नौइयत क्या थी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और जब से आप आए हैं तो तकरीबन 8 हफ्ते हो गए हैं। आप बताएं इन 8 हफ्तों में क्या हुआ? आप कहाँ पहुंचे, आप कहाँ खड़े? बातें करते हैं जो हम विरासत में इन्होंने इकोनॉमी दी, जबाली का हम शिकार थे। 30 अरब बिलियन डॉलर का हमें होल दिया, एक इकोनॉमिक डेफिसिट दिया, एक फिस्कल डेफिसिट दिया, जो हमने मुश्किल फैसले में, कोविड कंडीशंस के फैसलों में हमने इनको पूरा किया। इकोनॉमी का पट्टा तो ये बिठा के गए हैं 40। आज आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स 3 साल में आए हैं, या इन दोनों हुकूमतों के, इन दोनों फैमिलीज की जिम्मेदारी है जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं। ये हैं इस मुल्क को यहाँ पहुंचाने वाले, ये हैं इस मुल्क का खजाना का खाली करने वाले, मुल्क को कंगाल करने वाले। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ जो है आप खास संजीदा बहुत और सीजन लोग हैं, आप जो कमेटीज़ में दोनों जानिब से, तो क्या तवक्को कौम करे कि कुछ मामला निकलेगा उधर से, कुछ आपकी जानिब से, कुछ आप उनकी माने, कुछ वो आपकी माने, तो मामलात किसी जानिब जाएं, या फिर ये गुफ्तत नशिस्तन बर्खास्तन का अमल तो नहीं होगा? देखिए अर्जी है कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहेंगे नतीजा खेज गुफ्तगू हो, और अल्लाह गवाह है कल जब हम बैठे हमने नतीजा के लिए बैठे। लेकिन आप हैरान हो
मैं आपको 2 बातें कर रहा हूँ और मैं बड़ी बिल्कुल ध्यानदारी से कह रहा हूँ जी। एंड मैं चैलेंज करता हूँ जो वहां बैठे हुए थे मेरी बात को झुठला दें मुझे, और मैं नाम ले रहा हूँ, अयाज सादिक साहब जी, एहसन इकबाल, मैं नाम ले रहा हूँ, इन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम लीग इलेक्शंस के लिए तैयार है। अच्छा। सबसे बड़ी इस वक्त अजीज अक्सरियत हुकूमत ने इसकी बात की है। नवाज शरीफ साहब सिग्नल दे चुके हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तो रुकावट क्या है? वजीर आजम के बाद आई वो चाहे तो असेंबली को डिसॉल्व करें और असेंबली को डिसॉल्व करके सदर को कहे कि नया इलेक्शन करवा दो, ठीक। रुकावट है वो कहते हैं हमारे कोलिशन पार्टनर्स। कल वहां मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद बैठे थे, उन्होंने बड़ी माकूल बातें की, बड़ी मुनासिब बातें की। वहां फैजल सब्जवारी बैठे थे, उन्होंने कोई मनफी बात नहीं की। सबसे बड़ा इस मामले में मुल्क को, निजाम को दांव पर लगाया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और नून लीग इस वक्त उनकी ताबे हुई है, ब्लैकमेल कर रही है पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं नहीं मानोगे हम पुल आउट कर देंगे। 2 वोटों की तो इनके पास अक्सरियत है, वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती कि उनको हासिल कुछ नहीं होना। पंजाब में फारिग है, KPK में फारिग है, बलूचिस्तान में फारिग है, कराची में, हैदराबाद में फारिग है, इंटीरियर सिंध में भी इनका जो कहते हैं ना सियासी सवाल शुरू हो चुका है। उसको उनको इलेक्शन से क्या हासिल करना है? वो इसको गंदा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सारे मुश्किल फैसले ये ले और फिर जब नून पंजाब से फारिग होती है तो हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करें। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में स्पेस खो चुकी है और जो तहरीक इंसाफ स्पेस ले चुकी है, वो अब अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं नून को गंदा करके। क्या आपका ख्याल है, ये एक दूसरे से मुखलिस है? क्या मरियम बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहती है या बिलावल मरियम को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज हम इनसे ज्यादा समझदार है। तो मैं अर्ज करूं, इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट और सारे इस निजाम का शैतान आसिफ अली जरदारी है, और ये सारे निजाम को वहां बैठे हुए गिलानी साहब पुरानी दास्तानें सुना रहे हैं। खुदा के वास्ते कंगाल करके मुल्क को सफाया कर दिया आपने तिजोरियां और अपनी जेबें भरी आपने, और आप हमें आके भाषण देते हैं। कौन नहीं जानता कि आपकी क्या हैसियत थी जी। आज जनाब पिटले रोज इनके साथ ज्यादा फिरते हैं। कौन नहीं जानता कि गाड़ी के टायर डलवाने के लिए भी किसी को फोन करना पड़ता था। सही, बिल्कुल। ये एक बहरहाल ये पुरानी बातें सच्ची हैं, क्योंकि खबरें ये साबित भी हुई हैं। लेकिन शाह साहब, मेरा एक सवाल है कि फिर तो शहबाज शरीफ साहब यरगमाल हो गए, नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, मरियम बीबी अपने इलेक्शन जलसों में फरमा रही हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल खुद कहा गया 2 मेंबरान असम्बली की जानिब से, वज़रा की जानिब से, तो फिर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब यरगमाल बने हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो जरदारी साहब चाह रहे हैं वही कर रहे हैं? वो शहबाज शरीफ साहब को मालूम है कि अगर पीपल्स पार्टी हट जाती है तो असेंबली में अक्सरियत नहीं रहती उनकी, वो वैसे फारिग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फरागत की एक और निशानी आपको बता दूं, आज बाप ने कहा है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करने को तैयार है। अगर बाप अपने फैसले पर नजरसानी करती है तो शहबाज शरीफ को तो 172 नंबर्स नहीं रहते इनके पास। आज वहां अदम एतमाद की तहरीक मूव हो गई। अगर ये हकायक है, पंजाब में नून के पास अक्सरियत नहीं है, 186 वोट दरकार है, वो आपके पास नहीं है, तो नून लीग चीजों को भांप चुकी है और वो इससे जल्द अज जल्द निकलना चाहती है। लेकिन जिन्होंने इनको फंसाया हुआ है वो पूरी तरह इनको गंदा करके यहाँ से निकालेंगे। तो तवक्को फिर इसका मतलब है कि हो सकती है कि इलेक्शन में जाया जाए, बजट पेश करने के बाद हो सकता है कि आप ही की जो मुतालिबात हैं, ये कह रहे हैं बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। अगर आप मुश्किल फैसले करने की सलाहियत है आप में, तो अदम एतमाद करके उजलत में इक़्तिदार हासिल करने की आपको जल्दी क्या थी? और अगर ले भी लिया, चले मुश्किल फैसले आपको करने से आप कतरा रहे हैं, तो फिर एक सेटअप ले आए जो माइशत को समझते हो, ऐसे टेक्नोक्रेट्स जो कि इकोनॉमी को डीरेल होने से बचा लें, ठीक, ताकि आपके खाते ना पड़े। ये सकते
لیکن آپ آگے گاڑی نہیں چلا پا رہے. آپ آئے ہیں ملک چلانے اور کل سارا ملک آپ نے بند کر دیا. آپ نے دیکھا پورا پنجاب کنٹینرز کی زد میں, سندھ کنٹینرز کی زد میں شیلنگ ہو رہی ہے, بچوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, 5 شہادتیں ہو گئی کل جی. اور آپ نے اس تحریک میں اب لہو شامل ہو گیا. تو کرنے کیا ہے؟ آج بھی ہم موقع دیا ہے, 6 دن ہے. آپ سوچئے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. معقول راستہ نکالنے کے لیے تحریک انصاف تیار ہے, لیکن آپ اپنی حد تسبی پر آئیں گے تو 6 دن بعد ہم پھر اپنی حکمت عملی اور ہم اپنے لائے عمل کا ہم آج بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اور اعلان کریں گے. صحیح. اچھا, آخری سوال شاہ صاحب کہ اس وقت آج الیکشن ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے بل پاس کر لیا ہے. وہ جو ایک بہت بڑی سپورٹ آپ کو ہمیشہ رہی اوورسیز کی, ان کے ووٹ کا حق تو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. دوسرا سر, راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں, اسمبلی کا ماحول تو ایسا ہے, کل کو وہ چیئرمین نیب کا تقرر ہے, وہ بھی اپنی مرضی سے کریں گے. نیب کے اندر وہ ترامیم جو کر رہے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے. تو پھر تو وہ بالکل ٹوتھ لیس قسم کا نیب ہوگا, مرضی کا الیکشن ریفارمز ہوگا. تو آپ سر باہر ہیں, یہ اقتدار میں آئے کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ارینجمنٹ ہے. پلیز انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ ایک کولیشن نہیں ہے, یہ ایک ارینجمنٹ ہے. یہ ارینجمنٹ کرایا گیا ہے. صحیح. اس میں اندرونی فیکٹرز ہیں, اس میں بیرونی فیکٹرز ہیں. اس ارینجمنٹ کے جو اندرونی کھلاڑی ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں. کیا مقصد ہے؟ ایک, نیب کے قوانین سے چھٹکارا حاصل کرنا, نیب کے ادارے کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا روپ دینا, اپنے کیسز ٹھپ کروانے, اوپن اینڈ شٹ کیسز. سندھ میں زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں اپنے لیے. تو نیب کو یہ بے ضرر اور بے اثر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے انہوں نے پروسیس شروع کر دی ہے. دوسرا, اوورسیز پاکستانیز کو جو اس ملک کے میں سمجھتا ہوں اثاثہ ہیں, محسن ہیں, ہم نے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا, ہم نے وہ سلب کر دیا, ان سے چھین لیا. کوئی خوددار اوورسیز پاکستانی اب ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کی طرف دیکھے گا نہیں. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ اس کی 2-3 وجوہات تھی. نمبر 1, وہ اکنامکلی کنٹریبیوٹ کرتے تھے. نمبر 2, وہ ٹیکنیکریٹس ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ پالیسی فارمولیشن میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور نمبر 3, ان کی جو نئی جنریشنز ہیں, جو برٹش پاکستانیز ہیں, امریکن پاکستانیز ہیں, ان کا اس پالیسی کے ذریعے پاکستان کے ساتھ ایک کنیکشن, ایک ایموشنل لنک بن جائے گا. انہوں نے وہ اس سے سلب کر لیا. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ ان کو الیکشن کے اختتام پر, پولنگ ڈے پر, اور جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس بستے جاتے ہیں, یہ ماہر ہیں گڑبڑ کرنے کے, ٹیمپرنگ کرنے کے. اور آپ نے دیکھا جو جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنا, اس نے بہت سی قباحتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. کس طرح بیگز جو تھے ان میں سے ردی نکلی, کس طرح سیلیں ٹوٹی ہوئی تھی, کس طرح ڈبل سٹیمپنگ کی گئی. ٹھیک ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح. میں آپ کو میرے حلقے کی مثال لے لیں. میں ممبر بنا ہوں قومی اسمبلی کا, 36,500 کی میری لیڈ ہے. صوبائی اسمبلی میں وہیں سے لڑ رہا ہوں, ڈبل سٹیمپ کر کے میرے 5200 ووٹ مجھے 3600 ووٹ سے دیا گیا. کون اس میں رول کس نے پلے کیا؟ وہ بہت سے ایکٹرز ہیں, وہ بے نقاب ہو جائیں گے. اور میں جانتا ہوں وہ ایکٹرز جو ہے جنہوں نے کیا تھا, کیوں کیا تھا, اس کے پیچھے جی تھی اور کیا گیا تھا. اس طرح بہت سے حلقوں میں ہوا ہے, بہت سے حلقوں میں ہوا ہے. تو ہم نے اس کا ایک تدارک سوچا. ہندوستان میں رائج ہے نا, ہندوستان میں الیکٹریسی کروڑوں کی تعداد میں الٹریٹ لوگ ہیں, اور وہاں جو الیکٹرک ووٹنگ مشینز ہو رہی ہیں اور نتائج قبول ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی طرح یہ اس پہ رکاوٹ بنے, اوورسیز کے رائٹس میں رکاوٹ بنے, نیب کے قوانین چاہتے ہیں ان کی من پسند ہو جائے. تو ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے, ان کا قومی ایجنڈا نہیں ہے. ان کی ذات کو وہ فوقیت دے رہے ہیں قومی مفادات پر. تو بالکل اسی ایجنڈے کے حوالے سے وہ چل بھی رہے ہیں. بہت شکریہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ عبدالخان صاحب بھی ہیں اور اسامہ غازی. اسامہ,
یا آپ کے سامنے آپ کو اوورسیز بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ آج تو بڑا جھٹکا دیا اوورسیز پاکستانیز تو ایسے پاکستان کی محبت میں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے فگرز آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اور جو تحفہ آج پھر پاکستان کی اسمبلی نے ان کو دیا ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ بہت دکھی ہوں گے، کیونکہ آپ یقین جانیے آپ جس سے بھی سوال کریں گے وہ رہتا تو وہاں ہے لیکن اس کا دل یہیں پر ہے، اس کے رشتہ دار بہت سے یہاں پر ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو اس مٹی میں دفن ہو. آپ سوچئے، اور بعض لحاظ سے ہم سے زیادہ وطن سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو احساس زیادہ ہوتا ہے. بعض سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تو وطن نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہوگا یہ کہ ان کے جتنے ارد گرد رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر بڑا انفلوئنس ہوگا. وہ لوگ آپ دیکھیے پہلے ہی تحریک انصاف کو کس طرح سے فنڈ کریں، ایک کال آئی تو کتنی زیادہ فنڈنگ آ گئی. نامنصور.com شاید انہوں نے ایک ایپ بھی لانچ کی تھی، تو اس میں تو وہ یہ ہے کہ اب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان جو بات کرتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، وہ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہم جن ممالک میں آئے ہیں ہم کس وجہ سے آئے، روزگار کے لیے آئے، اور یہاں کے یہ ممالک آگے اسی لیے ہیں. وسائل میں ہمارا ملک بھی پیچھے نہیں ہے لیکن قانونی حکمرانی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس پھر بھی رہے گا. ان کے خاندان، دوست احباب جو ہیں ان کو کہیں گے کہ اب انہوں نے ان سے ووٹ چھینا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. صحیح، بالکل یہ معاملہ ہے. اچھا میں آپ الیکشنز کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن میں افضل خان صاحب آپ پولیٹیکل اپنا انالیسس بھی دے رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک بڑی اہم بات کر کے گئے کہ جی مسلم نون میاں نواز شریف صاحب سب چاہتے ہیں الیکشن کریں، لیکن صرف ایک جماعت اور ایک شخص جو ہے وہ ان کو پورا یرغمال بنائے ہوئے ہے، وزیر اعظم صاحب کو، اور ان کا نام ہے آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس کا مطلب ہے حکومت میں آ کر بھی نون لیگ بے بس نظر آ رہی ہے کہ خود فیصلے نہ الیکشن کے حوالے سے کر پا رہے نہ باقی. بالکل صحیح کہا، معافی چاہتا ہوں. یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور ان لوگوں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ زیادتیاں کی. پاکستان کا انٹرسٹ کبھی نہیں دیکھا، عوام کا انٹرسٹ کبھی نہیں دیکھا، ووٹ کو عزت کبھی نہیں دی، ووٹر کو عزت کبھی نہیں دی. جتنی غنڈہ گردی، بدماشی، گلو بٹی ان سے ہم نے دیکھی ہے، کسی اور پارٹی سے نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ یہ جب الیکشن کے قوانین کے ساتھ جو آلریڈی کمزور ہیں، اس کے لیے کوئی تکڑا آدمی چاہیے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے. ادروائز آج تک اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ کسی غلط کام کو، جس کو الیکشن کی زبان میں کرپٹ پریکٹسز کرتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر یا کوئی بھی بندہ اس نے کہا ہو کہ جی یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز. ابھی میں آپ کو یہ تھوڑا سا کہ جی الیکشن ریفارم پہ آج مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. یہ وہ پارٹی ہے، انہوں نے 2017 میں ایک الیکشن ریفارم، بالکل یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ میرے جو ہے. میں آپ کو قطع کلامی مجھے جو ہے وہ مجبوراً آپ کاٹنا پڑا. میں یہ موضوع ہے ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے کہ اس پہ ضرور بات ہو جائے، کیونکہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں اس پر آپ ضرور بات کریں. اسامہ غازی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، افضل خان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.